जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 21 फरवरी सोमवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को भी 3 महीने और 14 दिन बाकी। मुद्दा है करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी, कुछ जाने लायक चीज़ें नहीं थी। ज़बरदस्ती अभी वीडियो बनाना है मुझे, तो एथिक्स की कुछ करंट अफेयर्स की केस स्टडी मारपीट के बनाते हैं। एक मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरमेंटल एथिक्स। वो बात ऐसी है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू लेंगे, यानी नौसेना के जो जहाज़ हैं वो सब, उसकी परेड होगी समंदर में, प्रेसिडेंट उसकी सलामी लेंगे। तो ये कार्यक्रम होने वाला है। अब मान लीजिए कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ग्रेटा थनबर्ग टाइप, वो लेटर लिखे, वो ऐसा कागज़ लिखे इसके विरोध में कि इस प्रकार से नौसेना के जो जहाज़ हैं उसका कार्यक्रम करेंगे तो डीजल की बर्बादी है, उस डीजल से जो भी वायु प्रदूषण फैलता है वो पर्यावरण को नुकसान करता है, और ऐसा सब बहुत सारे जहाज़ समंदर से जाएंगे, बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण होगा, तो समंदर के जीवों को असुविधा होगी। और ये जो शक्ति प्रदर्शन भारत करे तो पाकिस्तान और चीन भी उसका, अपनी नेवी का शक्ति प्रदर्शन करे, तो आपस में तनाव बढ़ता है और देशों के बीच युद्ध की नौबत आती है। इसलिए ये प्रेसिडेंट नेवी फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम को रद्द किया जाए, ऐसा कोई ऑपोजिशन लेटर लिखा गया है। तो प्रश्न ये है कि अगर आप डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा सचिव, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो आईएएस ऑफिसर बैठता होगा, तो आप इस लेटर को कैसे संबोधित करेंगे। हाँ, तो कैसे संबोधित करेंगे। देखिए, जो बड़ा ऑफिसर होता है, क्या वो ऐसा कह सकता है मैं कुछ एड्रेस ही नहीं कहूँ, जिसको जो बकना है बकने दो। नहीं, वो बड़ा आदमी है तो उसने जवाब देना चाहिए, और वो जवाब ऐसे देगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव इमेज अबाउट द नेवी। जो नेवी है, क्या लड़ाई करने के लिए है, सिर्फ लड़ाई करने के लिए नहीं है। इवन इन द पीसफुल टाइम्स इट हैज़ मैनी यूजेस। शांति समय में भी अपने नागरिकों को यमन, सीरिया, यूक्रेन से लेकर आना हो, और सिर्फ भारत के नहीं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार के भी जो ऐसे लोग वहाँ फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ सम सिविल वॉर, नेचुरल डिजास्टर, आर्म रिबेलियन, तो उनको वापस लाने का काम नेवी करती है। उसी तरह जब भी ये साइक्लोन सुनामी आ जाए तो भारत ही नहीं, अपने सारे पड़ोसी देशों में डिजास्टर मैनेजमेंट का काम भी इंडियन नेवी करती है। फिर नारकोटिक ड्रग्स, सी पायरसी, समुद्री लुटेरे, उन सब से लड़ने के लिए भी ये लोग काम करते हैं। तो उनका होना ज़रूरी है, उनका काम करना ज़रूरी है। अब आप समझिए, अगर आपके पास गाड़ी है और आप 2 साल कोरोना में उसे बाहर लेके नहीं जाते तो क्या होगा, उसकी बैटरी खराब हो जाएगी, सब ऑयल बिगड़ जाएगा उसका। एंड एज अ रिजल्ट, जब एकदम इमरजेंसी हो कि आपके पेरेंट्स बीमार हैं और आपको गाड़ी में उसको तुरंत ले जाना है, लेकिन तभी उस दिन आपकी कार चालू नहीं हो, राइट। सो इवन इफ यू डू नॉट रिक्वायर वॉर, यू स्टिल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ये सारे अपने पास जितने फाइटर प्लेन, टैंक, नेवी शिप्स, सबमरीन, भले कोई युद्ध ना हो लेकिन उसकी ऑयल बैटरी सब ठीक रहे, इसलिए उसको बार बार घुमाते रहना ज़रूरी है। उसी के चलते उसके जितने भी सोल्जर्स, सीमैन हैं, उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे, वरना वापस वही, आपने 2 साल अगर कार न चलाई हो कोरोना लॉकडाउन में और फिर आप जाते हैं ट्रैफिक में, तो आप बराबर से ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे, तो स्फूर्ति नहीं रहेगी, सुस्ती आ जाएगी। ऐसी जो भी परेड ड्रिल होती है तो ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि समझिए अगर कुछ भी प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं, इतने सारे जहाज़ों को लेके जाना है, उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट, इतने सारे सीमैन, जो नौसैनिक है, उनका सब अरेंजमेंट और परेड देखनी है, कुछ ना कुछ आकस्मिकता आती रहेगी, कंटिजेंसीज, प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, ऑफिसर को पता है ये वाला सोल्जर बीमार हो गया, ये तो कुछ काम कर रहा था और गिर गया, ये वाला मशीन ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो सब जो प्रैक्टिस होगी उससे उसकी ऑफिसर लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। तो वो भी तो होना ज़रूरी है, वरना अचानक से युद्ध हो जाए तो उसे वो सब एक्सपीरियंस ना हो, ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप। और जहाँ तक अपने पड़ोसी है, तो उसमें जो झगड़ालू हैं उनके ज़रा इरादे काबू में रहे, उसके लिए भी अपना शक्ति प्रदर्शन करना ज़रूरी है। तो इट इज़ करेक्ट दैट एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, लेकिन साथ ही साथ ये जो अपनी सामरिक प्राथमिकताएं हैं, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़, उसको भी ध्यान में रखना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए ये सब देखते हुए क्या किया जाएगा, वी विल कंडक्ट द नेवी फ्लीट रिव्यू। हाँ, ये कोशिश होगी कि उस वक्त समंदर में कचरा नहीं फेंके, या अननेसेसरी जितना प्रदूषण हो उसे कम रखने की कोशिश हो, लेकिन हम ये सब बंद नहीं कर सकते, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। दूसरा, फिर एथिक्स में एक चीज़ है, एटीट्यूड टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, पर्सन्स विद फिजिकल डिफॉर्मिटी। ये बात ऐसी है, पूरे दुनिया में करीब 70 मिलियन लोग, दे आर सफरिंग फ्रॉम स्टटरिंग, मतलब वो बोलते हैं तो हकलाते हैं, तोतलाते हैं। इवन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन को भी ये समस्या थी, और उन्होंने बताया
कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं जो कैथोलिक स्कूल में पढ़ता उसकी जो टीचर या नन थी वो भी मुझे उसके लिए मजाक बढ़ाती थी। लेकिन फिर भी वो अपनी सब ये हार्डशिप से निकल के बड़े लीडर बने। तो इसमें हमको समझना क्या है? पहला तो समझना यह है कि लीडर्स हु हैव अचीव्ड ग्रेटनेस डिस्पाइट फिजिकल चैलेंजेस, शारीरिक खामियों के बावजूद जिन्होंने महानता हासिल की। दूसरा, स्कूल एजुकेशन, इनका सेल्फ एस्टीम और विल पावर काफ़ी मजबूत होगा तो वो तो कि मैं हकलाता हूँ फिर भी मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा जहाँ पर कि पब्लिक स्पीकिंग का हमेशा महत्व होता है। तो ये उनका तो अपना विल पावर था, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। तो किसी और को बहुत मजाक बनाया जाए, उसको डिमोटिवेट किया जाए तो वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़े। इसलिए रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। टीचर्स ने ये भी देखना चाहिए ना खुद मजाक बनाए ना दूसरे किसी बच्चों को उसका बुलिंग और हरेसमेंट करने दें। फिर होता है रोल ऑफ मूवीज़। रोल ऑफ मूवी में क्या मित्रों, ये ब्रिटेन में एक राजा थे, किंग जॉर्ज 6 या जो भी, या हेनरी या जो, तो उसको भी ऐसी अकलाने की समस्या थी। तो फिर उसने किसी से ट्रेनिंग ली और अपनी सब स्पीच थेरापिस्ट से उसने उस चीज़ को वो बेहतर कर पाया और फिर उसने सब कुछ फेमस स्पीच दी ऐसा। और ये वाली मूवी को ऑस्कार अवार्ड भी मिला। तो हम देखते हैं कि वहाँ जो फिल्में बनाई जाए उसमें सब गरिमापूर्ण दिखाया जाए। भारत की फिल्मों में क्या होता है? भारत की फिल्मों में हमेशा तोतले लोगों का मजाक बनाया जाता है। चाहे वो सब गोलमाल मूवी में वो तुषार कपूर करता हो या हेरा फेरी में ये परेश रावल और वो रवि किशन वगैरह। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको हंसाना आसान है यूजिंग स्लैपस्टिक कॉमेडी ऑन फिजिकल डिफॉर्मिटी। कुछ आप इंटेलिजेंट वाली बातों से भी हास्य प्रमोद कर सकते हैं, लेकिन वो सामने वाले को समझ में नहीं आए तो आपको ज़्यादा टिकट बिकवानी है तो आपने ये सब तमाशे करने पड़े। दूसरी बात, आप पाएंगे एक ज़माने में एलजीबीटी समुदाय कि हॉलीवुड मूवी में उसका भी बहुत मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आजकल वो बहुत ही शालीनता से उनको दिखाते हैं और यूजुअली कुछ भी कंट्रोवर्शियल एलजीबीटी का नहीं दिखाए ऐसा वो कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे वो एक सेपरेट वोट बैंक, सेपरेट कस्टमर ग्रुप, सेपरेट प्रेशर ग्रुप बन रहा है अमेरिका में, यूरोप में। और वहाँ जो भी उसकी जुडिशरी वहाँ जाके शिकायत करे तुरंत कुछ बैन और पेनल्टी लग जाए। वहाँ सब डिस्क्रिमिनेशन के लिए अलग से कमीशन आयोग होते हैं। तो ये सब देखते हुए अंग्रेजी फिल्मों में वो बहुत ध्यान रखते हैं कि वो कोई नाराज़ नहीं हो जाए। भारत में आप सोचिए कि जो तोतले लोग हैं क्या अलग से ऐसा वोट बैंक है, कस्टमर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है? तो जवाब है नहीं, इसलिए उनका मजाक बनता है। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस, ये सब का सेंसर बोर्ड, उन्होंने ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों पर कमी रखी जाए। कमी रखी जाए, बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि फिल्म मेकर का मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन कमी रखनी चाहिए। फिर एथिक्स में एक और चीज़ है, कंपैशन फॉर द वीकर सेक्शन। ये जो अंग्रेज़ भारत में रहते थे तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए वो भारत की गरीब महिलाओं को आया के रूप में रखते थे, नैनी। फिर जो भारत को आज़ादी मिली तो ये सब अंग्रेज लोग वापस जाएंगे ब्रिटेन। अब उसमें जो अमीर होंगे वो तो एरोप्लेन में चले जाएंगे, बाकी जो कम अमीर होंगे वो सब क्या जहाज में गए होंगे समुद्री यात्रा में, उसमें जो भी 3 महीने 4 महीने लगे। तो तब तक अपने छोटे बच्चों की कौन देखभाल रखे? इसलिए वो ऐसी सब गरीब भारतीय महिलाओं को ले गए कि ये जो समंदर से हम जहाज से वापस जा रहे थे 3 महीने हमारे बच्चे को शिप में आपने देखभाल करनी है, हमारे साथ आओ, हम पैसा देंगे। और ऐसा झूठा वायदा भी किया कि बहनों हम जो लंदन पहुंच जाएंगे तो फिर आपकी रिटर्न की टिकट कर देंगे, वापस का जहाज होगा उसमें आपको बिठा देंगे तो आप घर वापस आ जाना, चिंता मत करना। लेकिन फिर वो सब दगाबाज थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और फिर कि 2-3 महीने और नौकरी पे रखो और फिर नौकरी से निकाल दे वगैरह। तो लंदन में ऐसी बहुत सारी बेसहारा भारतीय महिलाएं थी, उनको आश्रय देने के लिए एक बिल्डिंग बनाया गया था। फिर उसको कुछ हेरिटेज स्टेटस उनकी लोकल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। अब वो वाला अवार्ड हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, कुछ ब्लू हेरिटेज अवार्ड या ऐसा उसका जो भी नाम है, ब्लू प्लेग स्कीम, ब्लू प्लेग स्कीम, वो हमें याद नहीं रखनी। हमें ये समझना है कि ये हमेशा उन लोगों ने जितने दिन भारत में थे तभी लूटा, गए तो भी वो लूटते गए। सो इट शोज द एटीट्यूड ऑफ दिस पीपल। इकोनॉमी में कुछ समाचार थे। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, अब उसमें पेटीएम का आईपीओ आया था 2,000 रुपये में, एक एक शेयर बेचा गया और अभी वो 800 रुपये में चल रहा है, मतलब 50% से ज़्यादा लॉस। फिर एक कार ट्रेड वाले उसका आईपीओ आया 1,600 रुपये में और अभी वो 500 रुपये के आसपास चल रहा है, मतलब स्मॉल इन्वेस्टर का पैसा नुकसानी में गया।
और ऐसा ये सिर्फ 2 आईपीओ नहीं, पिछले 1 साल में जितने आईपीओ आए उसमें 1/3 ऐसे ही हैं कि जो सब लूट के गए इन्वेस्टर को। तो इसके दाम क्यों गिर रहे हैं? एक कारण है फैट टैपरिंग, जिसके चलते ये फॉरेन इन्वेस्टर भारत से पैसा निकाल के भाग रहे हैं, तो वो शेयर्स बेच बेच के भागेंगे, तो उस हिसाब से शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है। और दूसरा, ये जो कंपनियां थी उनका खुद का वैल्यूएशन बबल, मतलब उनका प्रॉफिट है ही नहीं। ये तो भविष्य के सपने दिखा के कि अभी हमारे यहाँ पर एक एक आदमी 10-10 रुपए का सामान खरीदता है तो भविष्य में इतना इतना खरीदेगा, बट दैट इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग। आगे इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। आपके देश में जो सेंट्रल बैंक है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी आरक्षित निधि में कितना पैसा होगा? भाई वो डिपेंड करता है। अगर आपका देश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, आपके देश में ढेर सारा एफडीआई और एफपीआई का पैसा आता है, तो फिर वो ऐसा दिखाएगा कि आप फॉरेन मनी इज कमिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी, जिसके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो सिस्टम के हिसाब से आपकी सेंट्रल बैंक के पास ढेर सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व विल अकर। चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, भारत के पास करीब 600 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा हो, पाकिस्तान के बांधे चल रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है। तो अभी वो ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों ना अपने लोगों के पास जो गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड बिस्किट है, पाकिस्तानी लोगों से गोल्ड बिस्किट उधारी में लिए जाएं, सेंट्रल बैंक को दिए जाएं, ताकि उसकी बैलेंस शीट में वो वाली चीज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आपके पास जो गोल्ड है वो रिफ्लेक्ट होगा और उस हिसाब से अपना वो सिस्टम स्टेबल दिखे। तो हमको इसमें ये समझना है कि जब इकोनॉमी को ठीक से नहीं चलाया जाए और आपके देश में एक्सपोर्ट, आपका देश ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वन नीड्स टू ऑलवेज एनकरेज एक्सपोर्ट एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आगे बात करते हैं चीन की और उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी मतलब क्या? डेट मतलब कर्जा, डिप्लोमेसी कूटनीति। वो ऐसा करता है सब गरीब देशों को वो ढेर सारा पैसा लोन में देता है कि आपके वहाँ पर एयरपोर्ट बना देते हैं, हाईवे बना देते हैं, ट्रेन बनाते हैं, शिपिंग पोर्ट बनाते हैं। लेकिन असल में उन देशों की इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो शिपिंग पोर्ट बना तो ढेर सारा उधर से कुछ ट्रैफिक जाने वाला है, कि मॉन्टेनिग्रो, डिजिबोती, किर्गिस्तान, मालदीव्स, पाकिस्तान वगैरह। तो स्वाभाविक है ऐसा कोई लोन लेकर पाकिस्तान ने हाँ नहीं बोलनी चाहिए कि हम हमारा एक ग्वादर पोर्ट बना दो या कुछ, लेकिन उनके लोकल लीडर्स ऐसा करते हैं। वास्तव में उस गरीब देश में इतना सामान और यात्री आएंगे ही नहीं कि प्रोजेक्ट से कमाई हो, लेकिन फिर भी वो गरीब देश चीन से कर्जा क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके जो लोकल लीडर्स होंगे उनको चुनाव से पहले जनता को दिखाना है कि देखो ये नया शिपिंग पोर्ट बन रहा है और उसके जरिए इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो अपना चुनाव जीतने के लिए ऐसे सब लोन ले लेते हैं, लेकिन अंत में प्रोजेक्ट तो फेल हो जाएगा। तो चीन सरकार उस देश को अपना गुलाम बना देती है। गुलाम कैसे बनाएगी? सबसे पहले चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर टैक्स कम करो, हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान 0% टैक्स पे आने दो। दूसरा, उस देश के जितने प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज है, कि तुम्हारी कोल माइनिंग, ये सब आयरन और एल्यूमिनियम माइनिंग, वो सब बॉक्साइट माइनिंग, वो हमको दे दो। हमारी सरकारी कंपनियां, चीन की सरकारी कंपनियां उसका खनन करेगी। तो इस तरह से वो लूटना शुरू करते हैं पाकिस्तान में, कि उनके जो चाइनीज़ फिशिंग शिप है वो पाकिस्तान के कोस्टल रीजन में मछली पकड़ के ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। एंड लास्टली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य परिषद, वहाँ पर उन सब गुलाम देशों पर चीन दबाव बनाता है कि ये अरुणाचल प्रदेश, तिबेट, ताइवान का कोई मामला है तो तुमने हमारे हक में वोटिंग करना है, भारत वगैरह के लिए नहीं। तो ये सब तो हमेशा से चलता है। इस पे इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि बाकी सब देशों को सलाह दी है कि ऐसे जो आप कर्जे लेते हैं तो पहले 2 बार सोचिए कि लंबे टाइम पर इसका क्या अंजाम होगा। जो आप ले रहे हैं लोन चीन से, तो क्या आपको लगता है आपका ये शिपिंग पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे उतना सारा बिजनेस लेके आने वाली है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे और कर्जा वापस कर पाएंगे? ये कोई फिर आज बड़ी सी इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सीरीज थी, कुछ चाइनीज़ रिविजनिज्म और 1962 में ये हुआ था और गलावन और दिस दैट, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम को अभी कितने दिन बाकी हैं? 3 महीने और 14 दिन। उधर कितने नदी नाले पर्वत पहाड़ थे, वो सब एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड वाली चीज़ कर सकते हैं, लेकिन पुराने पेपर देख भी लिया करो भाई, कौन इतना जटिल पूछ रहा है कि हम दिमाग खर्च करें, वक्त की आप कदर करें। कॉलम्स जो थे उसमें कुछ खास था नहीं। यूएई के साथ हमारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, कल देख लिया। भारत में फसलों का उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन किसान को पैसा नहीं मिल रहा। वो प्रोफेसर गुलाटी की हमने इतने सारे कॉलम में से इतना सारा माल जमा कर लिया कि इसमें अब नया पढ़ने को कुछ है ही नहीं।
ये फिर हिंदुत्व और हिजाब और वही सब चलता रहता है। यूरोपियन यूनियन और इंडो पैसिफिक, वो आपको हेडिंग से लगे कोई जोरदार इंटरनेशनल रिलेशन की चीज़ होगी, लेकिन कुछ इधर उधर की फालतू बातें ये। प्लेसेस इन न्यूज़ में इथियोपिया, और वहाँ से नाइल नदी जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा डैम बन रहा है और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे। तो बाजू के पड़ोसी देश सूडान और इजिप्ट को मज़ा नहीं आ रहा है कि नीचे जो पानी आना चाहिए हमको कम आएगा। फिर अलग अलग कुछ लोगों का देहांत हुआ पर्सन इन न्यूज़ में, वगैरह चीज़ें। बाकी सो जो था इकोनॉमी वगैरह में कुछ काम का नहीं था। नाउ जस्ट अ मिनट मित्रों, कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कैसे ये इंडिया गेट के जो कैनोपी है, मतलब छतरी नुमा जो आकार, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। और फिर उस प्रतिमा और उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। हाँ, तो उसी का मैंने सिंपल एमसीक्यू बनाया था कि ये किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पराक्रम, विजय, वीरता, आपदा प्रबंधन। भाई आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का उनको अवार्ड दिया जाता है। जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का अच्छा काम किया उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अवार्ड दिया जाता है। जहाँ तक उनका बर्थडे है तो उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सो आंसर विल बी ए। 69% लोगों का सही हुआ, मतलब क्या 31% लोगों के तुक्के गलत हो गए। फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, हमने देखा था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में बैठते हैं। रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, 3 साल का यूजुअली कार्यकाल रहता है। और फिर लेटेस्ट कौन बने? डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। तो इसमें से सिंपल सा एमसीक्यू बनाया था कि फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करेक्ट, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट गलत, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। डॉक्टर नागेश्वरन बने करेक्ट। सो ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। 30% लोगों के तुक्के इधर गलत हुए। तो ऐसे ये जो 20 प्रश्नों की टेस्ट पिछले सोमवार हुई थी, मैंने 0 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो भी मेरे 7% है। यानी कुछ लोग जो मुझसे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं कि नेगेटिव में स्कोर होगा, तो ही तो मेरा 0% पे परसेंटाइल 7 है। तो तुक्के उनके सही लगते हैं जो पढ़ के आते हैं। आप हवा में तुक्के मारेंगे तो नेगेटिव स्कोर ही आएगा। और क्या क्या प्रश्न थे वहाँ पर? कंटिजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 में सब लिखा है। उस हिसाब से प्रेसिडेंट के हाथ में वो पैसा दिया जाता है इमरजेंसी के लिए। पहले 500 करोड़ की रकम रहती थी, फिर बढ़ा के 30,000 करोड़ की। और उसमें भी ये कहा गया कि 60% ये रकम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं उसके हाथ में रहेगी, और बाकी 40% रकम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च या व्यय विभाग के जो आईएएस ऑफिसर है उसके पास रहेगी। असल में तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही ये सारे काम होंगे, बट ये लोग उसका काम देखेंगे। तो बस उधर से ये प्रश्न था, वो सब क्या, कौन सा आर्टिकल और कितने परसेंटेज और कितनी रकम। तो इसमें भी 56% लोगों के जवाब तुक्के गलत हो गए। एयर इंडिया, तो वो पहले टाटा एयरलाइंस थी आज़ादी से पहले, करेक्ट। इसका नेशनलाइजेशन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, गलत। वो करीब 1953 के आसपास हुआ, तो वो जवाहरलाल नेहरू का टाइम होगा। चर्चा में क्यों था? क्योंकि भारत सरकार ने वो वाली चीज़ वापस टाटा कंपनी को बेच दी, इसलिए वो चर्चा में था, हमने पढ़ा था। इधर भी 48% लोगों के तुक्के गलत हो गए। वेरियर एल्विन, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन वो फॉरेन से भारत में आए थे। जैसे वो मीराबेन और दीनबंधु एंड्रूज आए थे। तो इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, फिर उन्होंने भारत में ट्राइबल राइट्स के लिए कुछ आंदोलन भी किए थे। तो पहला कि वेरियर एल्विन वॉज बॉर्न इन केरला, गलत, वो तो विदेशी थे। ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ आदिवासीज इन केरला, वो भी गलत, क्योंकि वो असल में सेंट्रल इंडिया और मध्य प्रदेश और उड़ीसा, वो वाले रीजन के सब आदिवासियों के अधिकार के लिए वो सब अंग्रेजों से लड़े थे। तो इधर सिर्फ 20% लोगों के ही करेक्ट हुए, मतलब 80% लोगों के तुक्के गलत हो गए। तो आपको नहीं पता तो ऐसी सब फैक्चुअल चीज़ों में क्यों आप कर रहे हैं अटैम्प्ट? आजकल यूपीएससी में ट्रेंड कुछ ऐसा चलता है कि जो फ्रीडम फाइटर बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थे उनके बारे में वो पूछते हैं, तो हमने जब पढ़ा नहीं हो तो क्यों तुक्के मार दें, उसको स्किप करिए। फिर पॉलिटी का ये प्रश्न, ये कैट ट्रिब्यूनल के बारे में, यूनियन और उसके एम्प्लॉय के बारे में वो झगड़ों को सुलटाता है बराबर। 1975 से काम कर रहा है, गलत। 1985 से काम कर रहा है। इसके खिलाफ अपील में जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट में ही सीधा मात्र जाया जा सके, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, गलत। हाई कोर्ट में जाए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो इधर भी सिर्फ 38% लोगों के सही हुए, तो 62% के करीब गलत हो गए। ये कंट्रोवर्सी में क्यों था? वो वेस्ट बंगाल का कोई आईएएस ऑफिसर था और वो भारत सरकार उसका कुछ तबादला करना चाहती थी और सब झगड़े चल रहे थे।
तो ये 20 क्वेश्चन, हर एक के 2 मार्क, यानी 40 मार्क्स की ये टेस्ट। उसमें जिन जिन लोगों के एटलीस्ट 20 या उससे ज़्यादा हैं उन सबको बधाई। जैसे रैंक 225 पे इम्तियाज़, फिर रौनक, मनीषा, तर्श, लखन, रवि, हिमांशु, स्वेच्छा, सृष्टि, जियाउल। फिर 215 पे अक्षय, योगेश, आदेश, अंशु, नीतेश, यादव, ऋतिक, अनीश, पुनीत, गोपी। फिर 205 पे आतिश, 204 पे नंदलाल, पूजा, यूज़र, हरमीत, श्रीचरण, नीलेश, शुभ, हर्ष, महेश। ये सब ऑल द वे अप टू 196। और फिर ऊपर से नीचे हम जाएं तो रैंक 1 पर आकाश, रैंक 2 पर सिद्धार्थ, रैंक 3 पे दिवाकर, राज, रायना, उत्सव, भूषित, देवांशु, चित्रांश, मृणाल, ये 1 से 10 रैंक में। कुल मिला के करीब 5,000 लोगों ने ये टेस्ट दिया था। आज रात को भी 8 बजे है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गिव इट। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org। दूसरी बात मित्रों, अब से मैं ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो है वो करीब 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पे बनाऊंगा। डेली करंट अफेयर्स वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसके क्या कारण है? एक तो एग्ज़ाम के लायक कुछ आता नहीं है, इधर उधर टाइम पास करके वीडियो खींचना पड़े, इसका कोई मतलब नहीं। कारण ये है कि ऑलरेडी हमने इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो बहुत सारे समाचार जो आते हैं दे आर रिपीटेटिव इन नेचर, कि फार्मर की इनकम कैसे डबल करे, भाई 25 बार पहले पढ़ चुके हैं। भारत चाइना का क्या है, 25 बार पहले पढ़ चुके हैं। सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ये बाकी दिनों में आप प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस करें। दूसरा, ये हर बार रोज़ वीडियो बनाना होता है, ये सब कैमरा, लाइट, माइक्रोफोन, वो ही अरेंज करने में और एडिट करके अपलोड करो, उसमें ज़्यादा टाइम निकल जाता है, जितना कि असल में तो माल भी नहीं हो उस वीडियो में। एंड देन माई न्यू बैच इज स्टार्टिंग गुरुवार से, तो फिर उसके कामकाज और तामझाम कुछ रहते हैं। तो आज मैंने वीडियो बनाया, कल नहीं बनाऊंगा, गुरुवार को मिलते हैं। तो ट्यूसडे और वेनसडे का सीधा वेनसडे को देख लेंगे, फिर थर्सडे को नई वीडियो, फ्राइडे को, थर्सडे और फ्राइडे दोनों का देख लेंगे, सैटरडे और संडे को नहीं, सीधा मंडे को देख लेंगे, सैटरडे, संडे और मंडे का। वो इसलिए क्योंकि संडे तो समाचार कुछ होते ही नहीं है, तो वो पढ़ा नहीं पढ़ा एक ही बात है, लेकिन वो जो भी कुछ काम के लायक होगा तो सोमवार को सब 3 दिन का देख लेंगे। सो लाइक दैट आई प्लान टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ द अपकमिंग डेज। बाकी ये क्या अन अकेडमी की सब क्विज चलती है, कॉम्बैट, आज रात मेरी है, ये मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन। उसके अलावा अगले महीने से मैं वापस ये विन 22 सीरीज़ के बाकी के अपडेट्स वाली सीरीज़, फ्री वाली जो चलती रहती है वो करूँगा। सो लाइक दैट द प्रोग्रेस विल गो ऑन एंड सी यू अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम।